स्टार्ट करो। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आएगा वो आता है प्रेशर एंड फोर्स। ये जो बेसिक रिलेशन है फ्लूइड में प्रेशर और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन आता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर लिक्विड्स हैं, रिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं है बोर्ड के ऊपर वाइट, नहीं सर, विजिबल। मतलब आप देखो इसमें ये बोलते हो ना कि अगर कोई लिक्विड है और लिक्विड के इनसाइड इनसाइड दिस लिक्विड कोई भी सरफेस हो, लिक्विड के इनसाइड अगर एक सरफेस रखी जाए और किसी भी ओरिएंटेशन में रखी जाए, कोई एक सरफेस ले ले जिसका एरिया एरिया डेल्टा ए हो और उस सरफेस पर लिक्विड की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनसाइड लिक्विड कोई भी सरफेस और उस सरफेस पर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लिक्विड की वजह से डेल्टा एफ फोर्स लग रहा हो, तो डेफिनेशन के हिसाब से आप ये कहते हो कि जो फोर्स है डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, ये चीज बाय डेफिनेशन लिक्विड का प्रेशर पी डिफाइन की गई। मतलब अगर हमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, तो जिस पॉइंट पर प्रेशर को डिफाइन करना है वहां पर हाइपोथेटिकली डेल्टा ए एरिया का कोई सरफेस मान लेते हैं, डेल्टा ए एरिया का एक सरफेस मान लेते हैं, उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स डेल्टा एफ बाय द लिक्विड और डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए प्रेशर डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पॉइंट 1 बोल देते हो तो वी विल से दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट 1, और प्रिसाइज डेफिनेशन जाओगे तो डेल्टा ए बहुत छोटा करा जाता है, लिमिट डालते हो आप डेल्टा ए टेंडिंग टू 0, यानी कैलकुलस फॉर्म में देखा जाए तो इसको df अपॉन da कर सकते हैं। df बाई da इज कॉल्ड एज प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसमें df का डायरेक्शन क्या है, तो df की जो डायरेक्शन है वो हमारे da के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। da मतलब कि एरिया एरिया का जो भी ओरिएंटेशन लोगे, जैसा भी ओरिएंटेशन एरिया का लेंगे, उस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड पर df दिखाएंगे। मतलब ये है कि अगर इनसाइड लिक्विड हमारे पास कोई पॉइंट है, मान ले इनसाइड लिक्विड कोई भी एक पॉइंट है और कोई कहे कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P, ध्यान देना यार, प्रेशर जो है प्रेशर P एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हो। प्रेशर की डेफिनेशन एक सिंगल पॉइंट के लिए है, बट जो ये फोर्स कैलकुलेट करोगे वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कैलकुलेट करोगे। तो अगर हम इनसाइड लिक्विड कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर ले जिसको 1 कह देते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट 1, और सपोज आपसे कहा जाए कि यहाँ पर प्रेशर की कुछ वैल्यू दी गई, इस पॉइंट पर प्रेशर की एक वैल्यू प्रोवाइड की गई हो, एंड दैट प्रेशर एट 1 पॉइंट इज सपोज दैट 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, और इस पॉइंट 1 पर एक वर्टिकल वर्टिकल एरिया चूज करेगा, पॉइंट 1 पर एक वर्टिकल एरिया नेग्लेजिबल साइज का, मतलब डीए साइज का, बट अ वर्टिकल एरिया। तो अगर आप वर्टिकल एरिया चूज करोगे तो डीएफ का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर दिखाए। मीन्स अगर हम पॉइंट 1 पर वर्टिकल एरिया चूज कर रहे हैं तो प्रेशर की वजह से लगने वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाएं। अगर हम और वो फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर पॉइंट 1 का प्रेशर हमें क्वेश्चन में दिया गया है और पॉइंट 1 पर एक वर्टिकल एरिया चूज कर रहे हो आप,
और वो वर्टिकल एरिया एक नेग्लिजिबल साइज का है DA, तो परपेंडिकुलर फोर्स ऑन दैट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन दैट एरिया वो कैलकुलेट होगा प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो जो भी प्रेशर दिया जाएगा उसको गिवन एरिया से मल्टीप्लाई करके उस एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द सेम पॉइंट अगर हमें हॉरिजॉन्टल एरिया दिया जाएगा, तो अगर इसी पॉइंट पर हमको हॉरिजॉन्टल एरिया प्रोवाइड किया जाए तो हम फोर्स वर्टिकल साइड से दिखाएंगे। DF ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, और ये फोर्स कैलकुलेट करनी होगी जब, तो जिस पॉइंट पर एरिया आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर ये एरिया बनाया गया है उस पॉइंट का प्रेशर एंड मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है वो तो डिफाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, बट उस प्रेशर से लगने वाली फोर्स, और एक और बात, प्रेशर डिफाइन करते हो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, प्रेशर की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब अगर कोई पूछे कि पॉइंट 1 पर प्रेशर की क्या डायरेक्शन है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, पॉइंट 1 पर प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगी किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उसका डायरेक्शन होगा। मीन्स कि लिक्विड्स में अगर हम इसके इनसाइड जाए और कोई पॉइंट फिर से 1 लिखे, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉइंट 1 पर कोई प्रेशर होगा कि नहीं होगा, तो उसका आंसर है कि हाँ, पॉइंट 1 पर कुछ तो प्रेशर होगा ही। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि पॉइंट 1 पर प्रेशर की वजह से जो फोर्स बनेगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, तो इसका आंसर है पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगी उस फोर्स का डायरेक्शन होगा, बट वो डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉइंट 1 पर जो फोर्स आप कैलकुलेट करने वाले हो वो एरिया कहाँ है। अगर वो वर्टिकल एरिया है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगी, हॉरिजॉन्टल एरिया है वर्टिकल फोर्स आएगी, टिल्टेड एरिया होगा तो टिल्टेड फोर्स आएगी। यानी जैसा भी एरिया चूज करेंगे उस एरिया के परपेंडिकुलरली फोर्स आएगी, और फोर्स कैलकुलेट करेंगे, force on some area will be calculated by df perpendicular will be pressure P multiplied by the differential area। लिखा है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. यस प्रेशर की Yes. कोई डायरेक्शन नहीं है, एक पहला पॉइंट, जो बता दे रहा हूँ क्या है, एक बार नोट्स चेक कर लेना। प्रेशर is a directionless quantity, the force corresponding to the pressure it has some direction, but वो डायरेक्शन भी डिपेंड करती है कि जिस एरिया पर फोर्स निकाल रहे हो वो एरिया कैसा है, हॉरिजॉन्टल एरिया पर वर्टिकल, वर्टिकल एरिया पर हॉरिजॉन्टल, स्लांटेड एरिया होगा तो स्लांटेड फोर्स, जैसा भी एरिया हो उसके परपेंडिकुलर फोर्स दिखाओगे, और उसके नाम में ही प्रेस लिखा हुआ है, प्रेस वर्ड इसमें लिखा हुआ है। प्रेस वर्ड मतलब कि जो प्रेशर की फोर्स आएगी वो एरिया को दबाएगी, जो भी हमारा एरिया होगा उसको दबाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने वाली फोर्स है, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसको। और प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब प्रेशर एक सिंगल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिफाइन। इसके अलावा ये हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर अलग अलग आता हो, मतलब प्रेशर जो है वो चेंज कर सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, इट चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, और इसके कई सारे लॉज हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रेशर में जो चेंज आएगा उसके कई सारे लॉज हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिलेशंस आते हैं। जरा वन बाय वन को देखते हैं।
प्रेशर चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, इसको केसेस वाइज देखो आप। मतलब जो पहला लेक्चर हम लोग का होता है वो प्रेशर वेरिएशंस का होता है कि प्रेशर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वेरी किस तरीके से होता है, और उसके बाद हमको ये समझना होता है इस टॉपिक में कि प्रेशर की वजह से लगने वाली फोर्सेस कैलकुलेट कैसे होती हैं, और उसके बाद हमें ये समझना होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन लॉ कैसे लगाए जाते हैं। अल्टीमेटली है ये भी मैकेनिक्स ही, तो सारे कंसेप्ट लगेंगे मैकेनिक्स वाले ही। तो इसको देखो, प्रेशर चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, इसमें कई सारे केसेस हैं। लाइक फर्स्ट, ग्रेविटी की वजह से, तो ड्यू टू ग्रेविटी में इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहे, 12th पास का बैच है इसलिए डेरिवेशन नहीं होगी, डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट दे रहे हैं कि अगर ग्रेविटी है तो उसमें ये पढ़ते हो कि अगर लिक्विड में किसी पॉइंट पर प्रेशर P1 है तो उससे h डिस्टेंस नीचे जाएंगे, जब h डिस्टेंस नीचे जाने पर अगर कोई दूसरा पॉइंट हमें मिल जाए जहां पर प्रेशर की वैल्यू P2 है, तो इनमें एक डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं, और वो रिलेशन ये होता है कि प्रेशर P2 इज इक्वल टू प्रेशर P1, और अगर उससे h डिस्टेंस नीचे गए हैं तो प्लस रो जी एच, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पता होगा तुम लोग को ये रिलेशन पहले से भी कि प्रेशर वेरिएशन, पता है ये रिलेशन? यस सर। Yes, sir. है ना, कि प्रेशर अगर P1 है ऊपर तो h डिस्टेंस नीचे जाओगे तो ये P1 प्लस रो जी एच, ये लिक्विड्स के लिए है, लिक्विड्स। P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, दिस इज वैलिड फॉर लिक्विड्स। ध्यान करना है, गैसेस में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो गैसेस में प्रेशर वेरिएशन ग्रेविटी की वजह से नहीं लेते आप, लिक्विड्स में प्रेशर वेरिएशन लेते। एक्चुअली फ्लूइड में दोनों ही बातें आती है, फ्लूइड में गैस भी आती है और फ्लूइड में लिक्विड भी आते हैं। तो लिक्विड्स में ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर चेंज होगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, और गैसेस में ग्रेविटी की वजह से प्रेशर चेंज का कोई रिलेशन है ही नहीं, प्रेशर इनफैक्ट चेंज होता ही नहीं, मतलब आइडियल गैसेस में ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं लिया गया। और ये जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं ना कि प्रेशर P2 इक्वल टू प्रेशर P1 प्लस रो जी एच, ये लिक्विड के दो पॉइंट्स के प्रेशर्स को रिलेट करने वाला है, और लिक्विड किसी भी टाइप के कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है। अब इस बात को समझो आप, तो अगर P1 से P2 की तरफ गए वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकली h डिस्टेंस गए तो प्रेशर चेंज हो गया। अगर हम हॉरिजॉन्टल जाए, मतलब पॉइंट P2 से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाए, L डिस्टेंस मान लें, और यहाँ पर प्रेशर P3 हो, नो व्हाट इज द P2 एंड P3 रिलेशन? मतलब वर्टिकली गए, वर्टिकली नीचे जाए, अगर वर्टिकली नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हॉरिजॉन्टल जाए अगर P2 से P3 की तरफ, और सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट देख रहे हो आप, और किसी चीज का इफेक्ट नहीं है, तो ग्रेविटी की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशंस कुछ नहीं होंगे। मतलब अगर ये P2 प्रेशर है और ये P3 है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ली जा रही है, तो सेकंड इक्वेशन ये बनाओगे P3 इक्वल्स टू P2। हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंजेस नहीं आएंगे। वर्टिकली ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो वर्टिकल नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू लिक्विड्स के केसेस में इंक्रीज करेगी, और गैसेस के केसेस में वो कांस्टेंट रहेगी। राइट यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि ये रिलेशन किन किन कंडीशंस में लगाओगे, तो देखो वो जैसे मैं आपको कई सारे एग्जांपल देने जा रहा हूँ।
जैसे एक मान लें कि हमारे पास एक कंटेनर वर्टिकल है, बिल्कुल प्योर, मतलब यूनिफॉर्म एरिया का एक कंटेनर है। एक कंटेनर हमारे पास ऐसा है जिसका एरिया वेरिएबल है, कंटेनर ऑफ वेरिएबल एरिया। एक और कंटेनर है जो ऊपर वाइड है, नीचे नैरो हो रहा है, इस टाइप के कंटेनर है। और कुछ कंटेनर्स इस टाइप के हैं जो जिगजैग शेप के, इर्रेगुलर, इस टाइप के हैं। कुछ कंटेनर एक ट्यूब टाइप के है, एक ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड है, इस टाइप के। तो ये रिलेशन कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं कि P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच, किन किन केसेस में लगा सकते हो, किन किन केसेस में नहीं लगा सकते, ये समझो। सबसे पहले कंटेनर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, अगर इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर P नॉट है, तो ऑब्वियसली उससे h डिस्टेंस नीचे जाओगे, जब h डिस्टेंस बिलो, एंड यहाँ पर प्रेशर को P कह दें अगर, तो इस केस में तो ऑब्वियसली P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड वाले केस में अगर टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर P नॉट हो, इससे भी h डिस्टेंस नीचे जाए, और पूछा जाए कि यहाँ पर प्रेशर अगर P है तो क्या रिलेशन बनेगा, आंसर इज P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। थर्ड वाले केस में अगर पूछा जाए कि यहाँ पर प्रेशर P है और उससे h डिस्टेंस नीचे गए, सबके लिए सेम आंसर से, मतलब कि कंटेनर का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा भी रहे, वर्टिकल डायरेक्शन का ये रिलेशन हमेशा ही होल्ड करेगा। इवन अगर ऐसा इरेगुलर टाइप का कंटेनर है और टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर P नॉट है और नीचे एक पॉइंट है जिसका प्रेशर P है, और ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस h दी गई है, h इनके बीच में वर्टिकल सेपरेशन। तो अब इसमें ये पूछना है कि क्या यहाँ पर भी ये रिलेशन होल्ड करेगा कि अगर ये प्रेशर P नॉट है और ये वाला प्रेशर P है, और पॉइंट, मतलब ये जो प्रेशर P वाला पॉइंट है और प्रेशर P नॉट वाला पॉइंट, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि P नॉट के बिल्कुल नीचे P आ रहा है, थोड़ा लेफ्ट साइड पर है। क्या ये रिलेशन वर्क करेगा कि P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच? यस सर। करेगा। लॉजिक क्या रहेगा उसमें? लॉजिक तो देखो, लॉजिक ऐसे लगाओ, सर अगर करेगा P नॉट के बिल्कुल। जस्ट नीचे उसी लाइन पे अगर होता उस पॉइंट पे तो सेम रहता, और उसके वर्टिकली लेवल पे तो है वो P पॉइंट, सर वहां पर भी सेम आएगा। लेकिन एक्चुअल में P नॉट के जस्ट नीचे, इस बात को समझिएगा डीपली जरा, P नॉट के वर्टिकली नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर एयर है, कंटेनर ही, यहाँ कंटेनर ही नहीं है। आंसर सही है हमारा, लेकिन इसका लॉजिक थोड़ा सा आप समझना चाह रहे हैं। इसको ऐसे समझो आप, पॉइंट P नॉट से, देखो हम लोगों ने यहाँ पर कहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं होते, तो अगर हम पॉइंट P नॉट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर जाए, पॉइंट P नॉट से थोड़ा लेफ्ट, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर पॉइंट P नॉट से लेफ्ट साइड गए तो स्टिल द प्रेशर विल बी P नॉट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्रेशर P नॉट होगा। उसके बाद आप एक काम करें, नीचे आए, वर्टिकली नीचे आए, सपोज हम वर्टिकली h1 डिस्टेंस नीचे आए, तो जब आप वर्टिकली h1 डिस्टेंस नीचे आओगे तो प्रेशर एट दिस पॉइंट, इसको अगर हम A नाम दे दें, तो प्रेशर एट A पॉइंट विल बी रिटन एज P नॉट प्लस रो जी h1। फिर पॉइंट A से लेफ्ट साइड चले जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट चले जाओ, पॉइंट B पर आ गए, A और B पर सेम प्रेशर आएंगे,
बिकॉज ये हॉरिजेंटल है। फिर बी से नीचे आए, सपोज H2 डिस्टेंस नीचे आए, पॉइंट सी आ गया, तो बी से सी जब वर्टिकल जाओगे तो प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस रो जी H2। फिर पॉइंट सी से लेफ्ट गए, डी पॉइंट पर वो सेम प्रेशर आया। फिर पॉइंट डी से नीचे आए एंड अल्टीमेटली उस पॉइंट पर चले गए जो पॉइंट पी था, और ये डिस्टेंस H3 मान लेते हैं। मतलब इसको अप डाउन थ्योरी बोलते हैं, अप डाउन थ्योरी, स्टेयर थ्योरी। मतलब अब पी नॉट वाले पॉइंट से और पी वाले पॉइंट तक, फ्रॉम पी नॉट टू पी नॉट पॉइंट से और इस पी वाले पॉइंट तक लिक्विड से होते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर हम दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाए, अगर हम दो पॉइंट्स कनेक्ट कर पाए with horizontal and vertical directions, if we can connect the 2 points with horizontal and vertical portions present in the liquid, तो इन सभी केसेस में अल्टीमेटली आप ये लॉजिक लगाओ, पी नॉट प्लस रो जी H1 प्रेशर एट बी था, प्रेशर एट बी में रो जी H2 और ऐड कर दिया, मतलब पी नॉट प्लस रो जी H1 यहाँ ऐड किया, उसमें रो जी H2 ऐड किया, और फिर रो जी H3 ऐड करेंगे। तो हमें अल्टीमेटली ऐसा नहीं लग रहा कि प्रेशर जो पी पॉइंट पर आएगा वो पी नॉट प्लस रो जी, पहले H1 ऐड किया, फिर H2 ऐड किया, और आखिरी में H3 ऐड करो, और H1 प्लस H2 प्लस H3, H1 प्लस H2 प्लस H3, ये बेसिकली H के बराबर ही आएगा। मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगाने जा रहे हो, जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो ये दोनों पॉइंट सेम लिक्विड में होने चाहिए। उसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेगमेंट्स होने चाहिए, या तो सिर्फ वर्टिकल सेगमेंट हो, या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स को मिला करके बन रहा हो कुछ, लेकिन वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट सब लिक्विड के अंदर ही रहे। क्या कहना चाह रहे हैं, इस ट्यूब वाले एग्जांपल में देखिए। ट्यूब वाले एग्जांपल में सपोज यहाँ पर पॉइंट, सपोज दैट ए है, और उसके नीचे एक पॉइंट बी, एंड अगर कोई कहे कि इस ए और बी के बीच में डिस्टेंस h है, तो क्या ए और बी पॉइंट्स पर जो प्रेशर्स होंगे वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे? ये ट्यूब है और बीच में यहाँ पर एयर है और यहाँ पर लिक्विड है, तो क्या प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी वो इस वाले रिलेशन को, मतलब ये रिलेशन यहाँ पर वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा? तो हम लोग का ये कहना है ना यार कि अगर आप ए से स्टार्ट करके और बी पॉइंट तक, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड अप टू बी, खाली लिक्विड के अंदर अंदर से जाओ, अगर आपको कोई भी ऐसा रास्ता मिल जाए जो रास्ता सिर्फ लिक्विड के अंदर से जाता हो और ए से स्टार्ट होकर के बी तक जाता हो, और उस रास्ते में या तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन बन रहे हो या वर्टिकल पोर्शन बन रहे हो, अगर कोई भी ऐसा रास्ता मुझे मिल जाता है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वाया लिक्विड जाए, वाया लिक्विड, तो ये रिलेशन वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वर्टिकली नीचे जाते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करके थोड़ा सा वर्टिकल नीचे आएंगे लिक्विड में ही, फिर हॉरिजॉन्टल जाइए, वो भी लिक्विड में है, फिर वर्टिकल जाएं लिक्विड में, फिर हॉरिजॉन्टल जाएं
लिक्विड, फिर वर्टिकल आए लिक्विड, और फिर हॉरिजॉन्टल जाएं बी पॉइंट आ गया। तो ए से बी तक गए और एक ऐसे रास्ते से गए हो जो रास्ता यहाँ पर भी लिक्विड में है, यहाँ पर भी लिक्विड में है, यहाँ भी लिक्विड में है, यहाँ भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और एक ही लिक्विड है। ऐसा भी नहीं है कि लिक्विड चेंज हुआ हो। तो सिंस ए एंड बी आर कनेक्टेड, सिंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कनेक्टेड बाय द सेम लिक्विड, यहां पर भी कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्लस रो जी एच। ये रिलेशन वर्क करेगा जिसमें एच हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस आएगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये वर्टिकल डिस्टेंस। इससे कोई मतलब नहीं है कि इस पूरे वर्टिकल डिस्टेंस में बीच में एयर है, क्योंकि हम प्रेशर को जो रिलेट कर रहे हैं वो इस रास्ते से रिलेट कर ही नहीं रहे। हम प्रेशर को रिलेट कर रहे हैं एक ऐसे रास्ते से जो रास्ता पानी में से होके जाता हो, और उस रास्ते में जब ये वाला वर्टिकल पोर्शन आएगा तो यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन आई होगी, फिर इस वर्टिकल पार्ट पर प्रेशर वेरिएशन आया होगा, फिर इस वर्टिकल पार्ट पर प्रेशर वेरिएशन आया होगा। तो रो जी एच वन यहाँ पर, रो जी एच टू यहाँ पर, रो जी एच थ्री यहाँ पर, जब सबको मिलाओगे तो रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू प्लस रो जी एच थ्री वो ऐड करेंगे तो वो बेसिकली एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, वो ये पूरी वर्टिकल हाइट आ जाएगी। मैसेज क्लियर हुआ क्या हो कि नहीं? अभी कम्युनिकेशन Yes, sir. जिसको बोल रहे हैं, क्या समझ पाए इसमें? क्योंकि अभी सामने बैठे नहीं हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कब लगाना है, किन दो पॉइंट्स के बीच में हम प्रेशर डिफरेंस रो जी एच कर सकते हैं। सर मतलब वाया कौन? लिक्विड होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम लोग वो बना सकते दोनों पॉइंट्स सेम लिक्विड में होने चाहिए, एच उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए, और वो जो दो पॉइंट्स है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए एक ऐसे पाथ के थ्रू जो पाथ लिक्विड के अंदर से जाता हो, भले ही वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स को मिला करके बन रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताएं तो और आगे चले थे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसी थ्योरी को ध्यान में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मतलब ये जो थ्योरी है ना, मतलब मैं तो इस न्यूमेरिकल को जब करता हूँ तो हमेशा इसको अप डाउन थ्योरी बोलता हूँ। अप डाउन थ्योरी, अप डाउन थ्योरी में क्या है कि जब डाउन जाएंगे, डाउन, तो डाउन जाने में प्रेशर में रो जी एच प्लस कर दीजिए, और अगर अप जा रहे तो माइनस रो जी एच कर दे। मतलब कि ऊपर जाने पर प्रेशर कम होने लगता है और नीचे जाने पर प्रेशर ज्यादा होता है, और हॉरिजॉन्टली में कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउनवर्ड जाएंगे तो प्रेशर प्लस रो जी एच, और अपवर्ड जाएंगे तो प्रेशर माइनस रो जी एच। अब इसके ऊपर दो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं हमारे। दो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं, एक मतलब प्रेशर मेजर करने के दो इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेशर मेजरमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है मैनोमीटर और एक इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं उसको बैरोमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर को मेजर करने के। मैनोमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये जो मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर क्या करते हैं, कोई एक ऐसे यूट्यूब करके लेते हैं,
इस तरीके का कोई एक ट्यूब ले लें जिसमें पानी या कोई लिक्विड भरा हो, और उसकी एक साइड किसी चैम्बर से कनेक्ट कर देते हैं, और वो चैम्बर में गैस फिल की गई है, गैस एट अ प्रेशर ऑफ P, और ट्यूब की दूसरी साइड ओपन टू एटमॉस्फेयर करी गई है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो गैस होती है, जिस तरफ गैस होती है और इसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं, तो वो जो लिक्विड होता है वो गैस वाली साइड पर उसका लेवल कम रहता है, और एटमॉस्फेयर वाले साइड पर उसका ज्यादा होता है लेवल। इस तरीके से एक तरफ लेवल कम है, एक तरफ लेवल ज्यादा है, और ये डिफरेंस हमें H दिया जाता है, ये डिफरेंस ऑफ लेवल H है। तो ये हम बेसिकली गैस का प्रेशर मेजर करते हैं, मतलब मैनोमीटर के थ्रू ये पता लगाते हैं कि गैस कितने प्रेशर पे होगी, कैपिटल P की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये अप डाउन थ्योरी पे आए, जहां पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ का प्रेशर P0 या P एटमॉस्फेयर, यहाँ पर प्रेशर P एटमॉस्फेयर। अप डाउन थ्योरी को जरा ध्यान से देखते हैं, थ्योरी अप डाउन थ्योरी। अगर हम यहाँ से H डिस्टेंस नीचे जाएं, इससे H डिस्टेंस अगर आप नीचे जाइए तो डाउन जा रहे हैं, प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बिकम P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH। यहाँ पर प्रेशर इज P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH। इसके बिल्कुल सामने दूसरे साइड पे चले जाओ आप। अब जो अभी तक अगर समझ आ रहा था तो आप बता पाओगे, ये पॉइंट और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वाला पॉइंट, यहाँ पर और यहाँ पर जो पॉइंट है, क्या ये सेम लिक्विड के पॉइंट्स नहीं है और आपस में कनेक्टेड भी है? तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा? इस पॉइंट के कंपैरेटिवली इधर वाला पॉइंट, राइट साइड वाले पॉइंट के कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ना तो डाउन है ना तो अप है, सेम प्रेशर होगा, उसी लेवल पे। तो जो प्रेशर यहाँ है वही डायरेक्टली वो प्रेशर यहाँ आ गया, P ATM प्लस रो GH। अप डाउन थ्योरी, क्योंकि प्लस माइनस डाउन और अप में होते हैं। इस पॉइंट के कंपैरेटिवली इधर वाला पॉइंट, लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ना तो डाउन है ना तो अप है, सेम लेवल है। सेम लेवल पे कुछ ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ पर डायरेक्ट दे दो। और उसके बाद ये गैस है, गैस में अगर यहाँ पर प्रेशर P है, यहाँ पर सपोज प्रेशर P है, तो इसमें डाउन जाने पर भी P होगा, बिकॉज गैसेस में प्रेशर वेरिएशंस नहीं होते। तो अगर गैस का प्रेशर यहाँ पर P है, तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को चेंज करने के बावजूद भी वो P रहेगा। और अब ये दोनों पॉइंट्स क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं प्रेशर P इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर एंड प्लस रो GH। इससे मालूम कर लेते हैं कि गैस कितने प्रेशर पे होगी। इसमें जो कैपिटल P है, इसको तो एब्सोल्यूट प्रेशर कहा गया है, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म रो GH देखते हो आप, एटमॉस्फेयर से जो ज्यादा है, इसको हम गॉस प्रेशर का नाम देते हैं। कहीं पर गेज प्रेशर बोलते हैं, गॉस प्रेशर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है इसकी। और बैरोमीटर डिवाइस में क्या करते हैं, तो बैरोमीटर डिवाइस होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर देखा जाता है और मैनोमीटर से गैसेस का प्रेशर देखा जाता है। मैनोमीटर इज फॉर गैसेस और बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेयर, जिसमें ये कहते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं जिसको मर्क्यूरी से फिल कर देते हैं, ऊपर ऐसे क्लोज करके, और इसके अंदर मर्क्यूरी फिल होती है, और मर्क्यूरी एक सर्टेन हाइट तक रहती है।
और मर्क्यूरी के जस्ट ऊपर, मतलब जहां तक मर्क्यूरी का लेवल फिल है उसके ऊपर परफेक्ट वैक्यूम है। और आउटसाइड जो टैंक है हमारे पास, टैंक, वो आउटसाइड में एटमॉस्फेयर को ओपन की गई, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो सेम अप डाउन थ्योरी यहाँ लगा दो। वैक्यूम में प्रेशर P विल बी 0। अब उससे डाउन जा रहे हैं, उससे h डिस्टेंस नीचे चले गए, h डिस्टेंस नीचे गए, डाउन चले गए तो प्लस रो जी एच। तो 0 में रो जी एच ऐड कर देते हैं, यहाँ का प्रेशर आ गया रो जी एच, इस पॉइंट का प्रेशर रो जी एच। और ये पॉइंट और बाहर वाला पॉइंट, ये पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम लिक्विड के हैं। और ना तो इन दोनों में ना तो कोई अप है ना तो कोई डाउन है। तो ये पॉइंट जो सेम लेवल वाले हैं और एक ही लिक्विड वाले हैं, यहाँ वाला प्रेशर और यहाँ वाला प्रेशर बराबर करेंगे, यानी रो जी एच और ये एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर सेम कर देंगे। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर विल बी कॉल्ड एज रो जी एच। और इसे कॉमन सेंस में इस तरीके से कहा जाता है, मतलब बोलचाल की जो लैंग्वेज है, बोलचाल की लैंग्वेज में ये कहते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है। तो जब ऐसा लिखा होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो इनका मतलब ये होता है कि P एटमॉस्फेयर इज रो जी एच, और ये कहने का मतलब ये है कि जो H लेना है वो आपको 76 सेंटीमीटर लेना है। कहीं पर लिखा हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो मतलब कि PATM बराबर रो जी एच, उसमें H को 72 ले लेंगे, और रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी G, और H मतलब ये हाइट होती है, मर्क्यूरी कॉलम की हाइट, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। और यही चीज हमें न्यूमेरिकल्स में दी जाती है। यहाँ तक ठीक है, तो बताओ आगे लिख ले, डाउट वोट पूछने तो पूछ लो। यस, यस कोई पॉइंट अगर कंफ्यूजन वाला है तो पूछ ले भाई, डाउट्स वगैरह है तो वो पूछ ले। सर कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग को भी देख लो फिर पूछते हैं। Yes. ठीक है, अब न्यूमेरिकल की तरफ जाओ। मतलब ये समझ में आ गया है कि कहाँ पर प्रेशर चेंज होता है, कहाँ प्रेशर चेंज नहीं होता है, ग्रेविटी की वजह से। अब हमें फोर्स कैलकुलेशन, फोर्स कैलकुलेशन ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स कैलकुलेशन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो देखिए, फोर्स को हम, मैं एक बार फिर मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, बार बार इसको मेंशन कर दे रहे, जो प्रेशर है, प्रेशर ये हम डिफाइन करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, डिफाइंड एट अ पॉइंट। लेकिन जो इस प्रेशर की फोर्स कैलकुलेट करते हो आप, फोर्स, वो हमेशा ऑन अ सरफेस डिफाइंड है। प्रेशर की डेफिनेशन पॉइंट वाइज दी गई है, फोर्स की डेफिनेशन सरफेस वाइज दी गई है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि फोर्स कैलकुलेशन ड्यू टू प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, तो प्रेशर इज डिफाइंड एट अ पॉइंट वेयर इज फोर्स कैलकुलेटेड ऑन अ सरफेस है। अब सरफेस, सरफेस दो तरीके के हो सकते हैं,
तो फोर्स कैलकुलेशन ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड में दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है जो सरफेस है वो एक फ्लैट सरफेस हो, और दूसरा केस ये बन सकता है कि जो सरफेस है वो एक कर्व्ड सरफेस हो। लाइक सिलेंडर हो, हेमिस्फीयर हो, कोनिकल सरफेस हो। फ्लैट सरफेसेस में रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, क्यूब आ सकते हैं। और इनमें भी दो केसेस बन सकते हैं, बिकॉज एक सरफेस में कई सारे पॉइंट्स होते हैं और प्रेशर पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। तो इनमें भी हमारे दो केसेस बन सकते हैं। एक, या तो प्रेशर पी जो है वो यूनिफॉर्म, मतलब उस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर प्रेशर की वैल्यू सेम आ रही है। और यह हो सकता है कि जो सरफेस है उसके अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू अलग अलग आ रही है। पी इज नॉन यूनिफॉर्म। यही चीज कर्व सरफेस में हो सकती है कि कर्व सरफेस के सभी पॉइंट्स पर यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा हो, या फिर कर्व सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पर नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा हो। टोटल ये 4 न्यूमेरिकल्स बनते हैं मेरे पास। ऑफ फ्लैट सरफेस, ऑफ कर्व सरफेस, उसमें भी दो दो सब कैटेगरीज हो गई। तो इसमें क्या करना होता है, अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है, अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है और सरफेस फ्लैट दी गई है, तो आप सिंपली लिखो फोर्स बराबर प्रेशर पी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। अगर सरफेस फ्लैट है और प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म है, सरफेस फ्लैट बट प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में फोर्स को लिखेंगे प्रेशर एट सेंटर ऑफ दैट सरफेस, pressure at center of gravity of the surface and multiplied by area. सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निकल नाम है, हम लोग के लेवल पर सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं कि जो सरफेस है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर प्रेशर कितना है। हम इस सबको भी वन बाय वन एग्जांपल पे दिखा रहे हैं। कर्व सरफेस है और प्रेशर यूनिफॉर्म है, कर्व सरफेस में प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं F बराबर प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय उस कर्व सरफेस की प्रोजेक्टेड एरिया। और चौथे वाले केस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इलस्ट्रेशंस का, तभी समझा पाएंगे, अभी लिख करके नहीं बता पाएंगे। बट हम किसी भी इन चारों में से कहीं भी कैलकुलस यूज नहीं करेंगे। हमें फोर्स कैलकुलेट करने के इन चारों केसेस में कहीं भी कैलकुलस नहीं लगाऊंगा, बहुत ही फंडामेंटल मेथड लगाएंगे और फंडामेंटल मेथड से बता देंगे कि फोर्स कितना लग रहा होगा। बाकी फोर्स का डायरेक्शन इसके नाम में छुपा हुआ है, प्रेस करना है। तो जिस सरफेस पर फोर्स लगा रहे हैं ना, लिक्विड उस सरफेस को दबाएगी, प्रेस करेगी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन से करेगी। जिस सरफेस पर फोर्स देखोगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर साइड से उस सरफेस को कंप्रेस करें, दबाएं उसको, वो फोर्स का डायरेक्शन है। एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाते पहले।
फॉर एग्जाम्पल छोटा छोटा एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर बॉक्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लें और उसमें लिक्विड फिल करा गया हो। इसमें कोई लिक्विड मान लो फिल किया गया हो इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये लेंथ L दी गई है, ये हाइट B दी गई है और लिक्विड H हाइट तक दिया गया हो। ये थ्योरी में हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते क्यों नहीं देखिए, मैं जगह चाहिए। यस ठीक है, हम बस आपको बोलेंगे तो याद कर लेना। फ्लैट सरफेस यूनिफॉर्म प्रेशर, तो आपको याद करना है P इंटू ए। फ्लैट सरफेस नॉन यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास वाला प्रेशर इंटू ए। कर्व सरफेस ये। सपोज ये A B C D एंड दिस E F G H। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि हाउ मच इज द फोर्स ऑन DEFC, फोर्स ऑन DEFC, तो सबसे पहले तो आप ये सरफेस आइडेंटिफाई करो कि इज इट फ्लैट और कर्व। पहला मतलब थ्योरी को समझने के लिए पहले अपने आप से पूछेंगे ये फ्लैट सरफेस है कि कर्व सरफेस है, तो आंसर मिल रहा है कि ये फ्लैट सरफेस है। फ्लैट में भी ये हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है कि स्लैंटेड है, तो DEFC इज ऑब्वियसली अ फ्लैट सरफेस और वो भी हॉरिजेंटल है। अप डाउन थ्योरी ये कहती है कि प्रेशर जो चेंज होता है वो या तो ऊपर जाने पर चेंज होता है या नीचे जाने पर चेंज होता है, अप डाउन थ्योरी। तो ये सरफेस हॉरिजेंटल है, मतलब अगर हम इस सरफेस के एक पॉइंट से और इसी सरफेस के दूसरे पॉइंट पर जाएं, तो क्योंकि ये पूरा सरफेस हॉरिजेंटल है तो इस पूरे सरफेस में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो उसके लिए अप एंड डाउन तो करेंगे नहीं, विच मीन्स कि ना तो प्रेशर बढ़ रहा होगा ना प्रेशर कम हो रहा होगा, यानी कि ये पूरा सरफेस यूनिफॉर्म प्रेशर पे है। और अगर ये यूनिफॉर्म प्रेशर पे है तो हम इसको कहेंगे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया डायरेक्टली। बट प्रेशर कैलकुलेट करोगे आप इस सरफेस के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो इस सरफेस का कोई भी एक पॉइंट अगर देखें तो वो टॉप वाले सरफेस से जहां पर कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा उससे h डिस्टेंस से डाउन है। इस सरफेस का कोई भी पॉइंट टॉप मोस्ट से h डिस्टेंस से डाउन जा रहे हैं, तो दिस प्रेशर विल बी एटमॉस्फेयर प्लस rho GH and multiplied by area of this surface L into B। और फोर्स का डायरेक्शन सरफेस को प्रेस करेगा, दबाएगा उसको, तो ये लिक्विड नीचे वाली सरफेस को डाउनवर्ड प्रेस करेगा, यानी ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए कि हाउ मच इज द फोर्स ऑन ABCD, तो ABCD obviously it is a flat surface but it is a vertical surface। फ्लैट तो है बट वर्टिकल है, और वर्टिकल सरफेस में अप डाउन होगा, कोई पॉइंट ऊपर होगा कोई पॉइंट नीचे होगा। तो जिस सरफेस में अप एंड डाउन वाले पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स ऊपर है कुछ नीचे हैं कुछ, तो वहां प्रेशर वेरिएशंस आएंगे। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर वाला केस हुआ, भले ही सरफेस फ्लैट है। तो यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एट सेंटर, at the center of ABCD and multiplied by the area। फ्लैट सरफेस और नॉन यूनिफॉर्म का केस, तो जिस सरफेस पर फोर्स निकालते हैं उसका सेंटर पॉइंट देखते हैं। ABCD का सेंटर पॉइंट, ABCD का जो सेंटर वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट, वो टॉप वाले साइड से, टॉप साइड से h/2 डिस्टेंस नीचे है। सो प्रेशर एट दैट पॉइंट
वो लिखेंगे पी एटीएम प्लस रो जी h/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी डी जिस पर फोर्स कैलकुलेट हो रहा है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी बी इंटू एच, ये बी डायमेंशन है, ये एच डायमेंशन, और ये लिक्विड इस सरफेस को दबाएगा। तो लिक्विड अगर इस तरफ है और सरफेस लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर प्रेस करेगी, यानी फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड। बताएं क्लियर हुआ तो? Yes, sir. Yes, sir. थ्योरी विद एग्जांपल। जी, फ्लैट सरफेस में दो ही केस बनेंगे, या तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म तब बनेगा जब वो फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल हो। तो अगर फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये यूनिफॉर्म प्रेशर का केस होगा, उसमें डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया लगाओ। अगर फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है इसका मतलब या तो वर्टिकल है या स्लांटेड है, या तो वर्टिकल या तो स्लांटेड। तो उसमें हमें सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट चाहिए होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कंसेप्ट चाहिए होगा उसमें। उस सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर कैलकुलेट करके और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर। अब एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जो हमारा सरफेस है वो फ्लैट ना होकर के कर्व सरफेस, ये तो आपको फ्लैट का एग्जांपल दिया ना, कर्व सरफेस के एग्जांपल। सरफेस कर्व सरफेसेस के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल एक एक कंप्लीट स्फीयर लो आप, कंप्लीट स्फीयर मान ले, और हाफ लिक्विड में है और हाफ एयर में है, आधा लिक्विड में आधा एयर में, हाफ हाफ है, आधा लिक्विड में है और आधा एयर में है। एयर में एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एयर इज लाइक अ गैस, गैसेस में प्रेशर वेरिएशन होता नहीं है। तो ऊपर वाला कर्व सरफेस यूनिफॉर्म प्रेशर के एग्जांपल पे, गैस होने की वजह से प्रेशर वेरिएशन नहीं होगी। तो जितना प्रेशर यहाँ पर लग रहा होगा वही प्रेशर यहाँ भी होगा, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर। तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर के सभी पॉइंट्स पर एक जैसा प्रेशर लगेगा, लेकिन नीचे वाले हेमिस्फीयर क्योंकि ये लिक्विड में है तो लिक्विड में प्रेशर वेरिएशंस भी होते हैं। तो जो हेमिस्फीयर पानी में है उस हेमिस्फीयर के लिए यहाँ पर और यहाँ पर में अप डाउन थ्योरी के हिसाब से ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, तो प्रेशर में डिफरेंस होगा। अप और डाउन, अप एंड डाउन वाले पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो नीचे वाला हेमिस्फीयर एक कर्व सरफेस है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, ऊपर वाला हेमिस्फीयर भी एक कर्व सरफेस है बट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। थ्योरी में कहा गया है कि जब कर्व सरफेस हो और प्रेशर चेंज ना कर रहा हो, कर्व सरफेस बट प्रेशर चेंज ना करे, तो उस सरफेस के प्रोजेक्टेड एरिया ले लें। अब प्रोजेक्टेड एरिया किसको बोलते हैं? तो अगर हम फोर्स ऑन हेमिस्फीयर जो एयर में है अगर उस पर निकालते हैं, फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर विच इज इन एयर,
तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर का इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। नाउ प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? ऊपर वाले हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया किसी को आइडिया है क्या होता है? मतलब ऊपर वाला हेमिस्फीयर अगर ऐसे ले और रेडियस इसकी Shadow का r हो तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या है? 5r² में 5 उसका, हाँ जी, मतलब इस हेमिस्फीयर का अपर्चर बोल सकते हो, अपर्चर। जैसे अगर ये हेमिस्फीयर है तो प्रोजेक्टेड एरिया नीचे वाला सर्किल कहलाएगा। तो शैडो हो गई ना उसकी। शैडो कह सकते हो, उसकी परछाई कह सकते हो, या फिर एक हेमिस्फेरिकल बॉल को जमीन पर रखेंगे तो वो कितना एरिया कट करेगा। तो इस हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया ये सर्किल कहलाएगा, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये इसको आप प्रोजेक्शन बोलते हो। फिर प्रोजेक्टर का मतलब अगर हम इसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेंगे 2D स्क्रीन के ऊपर तो एक सर्कल दिखेगा हमें, तो इसका आंसर बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। जबकि सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, इस बात का ध्यान देना। ये सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन आंसर में सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखना है मुझे। मतलब अगर हम ब्लाइंडली करेंगे ना कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, बट वो ये सब चीजें याद करना भूल जाते हैं कि कौन सा एरिया, कौन सा प्रेशर। जैसे इसके पिछले वाले एग्जांपल में प्रेशर तो था, लेकिन वो प्रेशर उस वर्टिकल सरफेस के मिड पॉइंट पर था। यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया, बट एरिया जो ले रहे हैं वो सरफेस एरिया नहीं ले रहे, उस सरफेस की प्रोजेक्शन जो बनेगी, उसकी शैडो जो बनेगी, परछाई जो बनेगी, उसका एरिया ले रहे पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या बनेगा यहाँ? तो नाम से ही रखना है, ये एटमॉस्फेयर ऊपर वाले सरफेस को नीचे दबाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फाइनली फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर इन लिक्विड, वो कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन हेमिस्फीयर इन लिक्विड, क्योंकि इसमें कोई भी थ्योरी काम नहीं कर रही है, ना तो ये फ्लैट सरफेस है और न ही प्रेशर यूनिफॉर्म है, बिकॉज इस हेमिस्फीयर में पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं। यहाँ पॉइंट ऊपर है, यहाँ पॉइंट नीचे है, नीचे वाले पॉइंट्स पर प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वाले पॉइंट्स का प्रेशर कम होगा। नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर का एग्जांपल। तो ट्रेडिशनल मेथड तो ये कहता है कि कैलकुलस अप्रोच लगाई जाए, लेकिन हम लोग नॉन कैलकुलस मेथड पे जाना चाह रहे हैं। वो नॉन कैलकुलस मेथड हमारा क्या है, देखिए। जिस जिस कर्व सरफेस पर फोर्स निकालना है, जैसे कि इस वाले हेमिस्फीयर पे फोर्स निकालना है, यहाँ वाले हेमिस्फीयर पे, स्टेटमेंट अब पूरा सुन लेना। अदरवाइज कैलकुलस मेथड ही है, लेकिन जो अभी बोल रहे हैं अगर वो समझ जाओगे तो बिना कैलकुलस ही हो जाएगा। आपको जिस कर्व सरफेस पर फोर्स निकालना है, उस कर्व सरफेस को, उस कर्व सरफेस के साइड, उसके साइड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लैट सरफेसेस बना लें। फिर से सुनिए, हमें जिस कर्व सरफेस पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, उस कर्व सरफेस से अटैच, उस कर्व सरफेस से अटैच करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेसेस बनाएं। जैसे कि इस हेमिस्फीयर से अटैच करके एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हेमिस्फीयर को टच करता हुआ
एक और फ्लैट सरफेस, और इस हेमिस्फीयर को टच करता हुआ एक और फ्लैट सरफेस। मतलब एक सरफेस तो ये हेमिस्फीयर है, एक सरफेस हमारा ये हेमिस्फीयर है, इसको मैं S1 नाम दे रहा हूं। इस हेमिस्फीयर सरफेस के अलावा साइड में एक वर्टिकल सरफेस है, इसको S2 नाम दे देते हैं। नीचे एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इसको S3 नाम दे दें, और साइड में एक वर्टिकल सरफेस है, इसको S3 का नाम दे दें। टोटल 4 सरफेसेस है। तो ये एक बार फिर से बताइए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हम वही बोल रहे हैं, हमें जिस कर्व सरफेस पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, जिस भी कर्व सरफेस पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है हमें, उस कर्व सरफेस के अलावा, उस कर्व सरफेस के अलावा वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सरफेसेस अपनी तरफ से इमेजिन करें। क्वेश्चन में मुझे इस कर्व सरफेस पर फोर्स निकालनी है, तो उस कर्व सरफेस के अलावा मैंने इधर एक वर्टिकल सरफेस मानी हुई है, इधर एक वर्टिकल सरफेस मानी हुई है, और नीचे एक हॉरिजेंटल सरफेस मानी हुई है। मैं ये अपनी तरफ से कर रहा हूं। और इसके बाद स्टेटमेंट सुनो। मतलब पहले क्या काम करना है ये लिख लें अपनी तरफ से, कॉपी पे लिख लें, उसके बाद बता रहे क्या करना है। मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन पार्ट कर दो। मतलब along with the curve surface given in the question, along with the curve surface given in the question, consider vertical and horizontal flat surfaces. Consider vertical and horizontal flat surfaces joining that curve surface. यहां तक लिख लिया तो बताएं। यहां तक लिख लिया है। यस यस अब स्टेटमेंट सुनो, अब इसके बाद का स्टेटमेंट सुनिए। हमें इस कर्व सरफेस पर फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑन दिस कर्व सरफेस। उसके लिए मैंने क्या किया, साइड में 2 वर्टिकल सरफेस लगा दिए और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा दिया। और इसके बाद अपनी थ्योरी क्या बोल रहे हैं, थ्योरी जो आपने वर्टिकल सरफेसेस लगाई है, उन वर्टिकल सरफेसेस के फोर्स कैलकुलेट कर ले, क्योंकि उनके लिए हम कंसेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। उनके लिए आप ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हो कि फोर्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, अगर फ्लैट सरफेस है तो या तो प्रेशर इनटू एरिया या फिर प्रेशर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। फ्लैट सरफेस की थ्योरी पहले बता चुके कि अगर फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया लगा दो, और अगर फ्लैट सरफेस वर्टिकल है तो उस वर्टिकल सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रेशर कैलकुलेट करें और एरिया से मल्टीप्लाई करें। इसीलिए मैं इस कर्व सरफेस के अगल बगल में फ्लैट सरफेसेस बना रहा हूं, और वो भी फ्लैट सरफेसेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही बनाऊं। तो जो ये वर्टिकल सरफेसेस आप बना रहे हो, ये वर्टिकल सरफेस, ये वाला वर्टिकल सरफेस, इन वर्टिकल सरफेसेस पर प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू एरिया के हिसाब से फोर्स कैलकुलेट कर ले। और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि जब वर्टिकल सरफेस पर फोर्स निकालोगे तो उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा। तो अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं यार, क्या करने जा रहे हैं। फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस
force on a curved surface when pressure P is variable. Force on a curved surface when pressure P is variable. तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा फोर्स ऑन फ्लैट वर्टिकल सरफेसेस force on the flat vertical surfaces joined with the curved surface. थ्योरी पार्ट है ये। फोर्स ऑन फ्लैट वर्टिकल सरफेसेस ज्वाइंट विद द कर्व सरफेस, ये करेंगे तो इससे हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगी, क्योंकि वर्टिकल सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वर्टिकल फोर्स लगती है। प्रेशर की फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। इस एग्जांपल के हिसाब से देखिए, अगर इस एग्जांपल के हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछे कि इस कर्व सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स आएगी, तो हम ये कहेंगे कि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आएगी इस कर्व सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो होगी फोर्स ऑन फ्लैट वर्टिकल सरफेसेस ज्वाइंट विद द कर्व सरफेस। तो इस कर्व सरफेस से एक वर्टिकल साइड S2 है और एक वर्टिकल साइड S3 है, तो जितना फोर्स इन दो वर्टिकल साइड्स पर लगेगा यही इस कर्व सरफेस के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मतलब इस कर्व सरफेस पर लिक्विड जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इन दो वर्टिकल साइड्स पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। अब इधर वाली जो वर्टिकल साइड है, इधर वाली वर्टिकल साइड और इधर वाली वर्टिकल साइड, इधर वाली वर्टिकल साइड पर जो लिक्विड है ये इसको राइट साइड पर प्रेस करेगा और इधर वाली वर्टिकल साइड पर इधर वाला लिक्विड लेफ्ट साइड पर प्रेस करेगा। तो इधर राइट साइड प्रेस कर रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड प्रेस कर रहे हैं, इधर वाली वर्टिकल साइड और इधर वाली वर्टिकल साइड बिल्कुल एक जैसे है, तो ये फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट कर गए, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो गया यहाँ। मतलब इस S1 कर्व सरफेस के ऊपर लिक्विड की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगी। और वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू फोर्स ऑन फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस force on the flat horizontal surface force on the flat horizontal surface, ऑब्वियसली वो नहीं लिख रहा हूँ यार, ज्वाइंट विद द कर्व, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ज्वाइंट विद द कर्व प्लस द वेट ऑफ लिक्विड बिटवीन कर्व एंड हॉरिजॉन्टल। इसीलिए इसको थ्योरी में कहा था कि इलस्ट्रेशन के साथ समझ पाएंगे। समझा रहे क्या है? मतलब इस S1 सरफेस पर
इस S1 कर्व सरफेस पर लिक्विड की वजह से लगने वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इस S1 सरफेस पर जो लिक्विड है उसकी वजह से लगने वाला वर्टिकल कंपोनेंट बराबर फोर्स ऑन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पर कितनी फोर्स आएगी? तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसकी फोर्स प्रेशर इनटू एरिया से आएगी, और प्रेशर एट दिस पॉइंट अगर ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और आधा स्फीयर ऊपर है और आधा स्फीयर नीचे है, तो ये जो डेप्थ है ये रेडियस के बराबर है। सो प्रेशर यहां पर लिखोगे P ATM प्लस रो जी एच। सो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो फोर्स निकालेंगे तो उसको लिखेंगे P ATM प्लस रो जी आर। प्रेशर हो गया। एरिया ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, area of this horizontal surface will be same as area of this equator, क्योंकि इसी के बिल्कुल नीचे सरफेस है ये, तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों पैरेलल है। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का एरिया मतलब इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाली चीज प्लस वेट ऑफ लिक्विड प्लस वेट ऑफ लिक्विड कर्व सरफेस S1 और फ्लैट सरफेस S3 के बीच में जो लिक्विड होगा, इसका जो वेट होगा, कर्व सरफेस S1 और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस S3 के बीच में जो लिक्विड है इसका वेट, उसके लिए मुझे इस लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए होगा, और ये वॉल्यूम कैसे निकलेगी? तो ये वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये पूरा वॉल्यूम देखें, जो स्फीयर का ये सर्किल बन रहा है इक्वेटर वाला सर्किल, और नीचे जो S3 बन रहा है, ये सरफेस और ये सरफेस, इन दो सरफेस के बीच में ये पूरा फिगर एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बनेगा। अगर एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से आधे स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो ये बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये पूरा वॉल्यूम मतलब यहां से लेकर के ये पूरा वॉल्यूम निकालें, अगर जो ये है, ये सर्किल जो बन रहा है और नीचे वाला जो सरफेस बन रहा है, ये दो सरफेस और साइड के ये दो वर्टिकल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस सरफेस S3 और ऊपर का ये सर्कल, इनके बीच का पूरा वॉल्यूम निकालें अगर, तो वो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला, उसमें हाइट की जगह आर कर देंगे, में से आधे स्फीयर का वॉल्यूम लेस कर दें, तो ये वो वॉल्यूम आएगा जो S1 और S3 के बीच में है, जो कि 1/3 आ रहा है, 1/3 पाई आर क्यूब, और उसका वेट चाहिए, ये वॉल्यूम आया है इनटू डेंसिटी मास इनटू जी। इतनी फोर्स सरफेस S1 के ऊपर लिक्विड की वजह से लगेगी।
कोई है कि नहीं भाई? Yes, sir. यस Yes. सर। Yes, sir. क्योंकि ये लास्ट वाला टफ है। सॉरी, एक मिस्टेक है, एक गड़बड़ है। इसको प्लस की जगह माइनस करिए, थ्योरी चलिए, गड़बड़ माइनस करिए, यहाँ पर माइनस। इसके पीछे का लॉजिक भी समझा देंगे ताकि याद करने में आसान। ये गड़बड़ है, या माइनस कर दीजिए पहले। लॉजिक भी समझा रहे क्यों, ऐसा क्यों कहा गया मैम, ये चीज मैंने क्यों कही है वो बता दे रहे। इसको लिखें तो बताएं पहले, इतना लिखो फिर समझा रहे ऐसा मैंने क्यों कहा। Yes, sir. देखिए, प्रेशर की फोर्स कांटेक्ट फोर्स में आती है। कोई लिक्विड तभी फोर्स लगाएगा जब कोई बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में जाए। न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा काम करेगा। तो ये जो सब कुछ हमने लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, कि उसके पीछे का ग्राउंड क्या है मेरा। समझने के लिए ऐसे समझो आप। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि ये लिक्विड इस सरफेस के ऊपर क्या फोर्स लगाएगा। तो ये लिक्विड S1 के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगा रहा है। ये लिक्विड S1 पर एक वर्टिकल फोर्स लगा रहा है, और हमें यही कैलकुलेट करना है कि ये कितना लगेगा। इसके लिए हम न्यूटन थर्ड लॉ पे चलेंगे। हम ये पता लगाएं कि ये लिक्विड स्फीयर पर कितना फोर्स लगा रहा है, उसकी बजाय हम ये पता लगा लेते हैं कि ये स्फीयर लिक्विड पर कितना फोर्स लगा रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ फॉलो कर लेते हैं। ये लिक्विड जितना भी फोर्स इस स्फीयर पे लगाएगा, उसके बराबर और अपोजिट फोर्स स्फीयर लिक्विड पे लगा रहा होगा। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फोर्स बाय लिक्विड ऑन स्फीयर, लेट अस फाइंड फोर्स बाय स्फीयर ऑन लिक्विड। ये मेरा लॉजिक है। उसके लिए मैंने क्या किया, इस हेमीस्फीयर के कांटेक्ट में जो लिक्विड आया, इस हेमीस्फीयर के कांटेक्ट में जो लिक्विड आया, वो लिक्विड उसके साथ एक वर्टिकल सरफेस और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस तरीके से मैंने बनाया था। मतलब इसको अगर अलग से डायग्राम बनाए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे करके लिक्विड है, और लिक्विड के जस्ट ऊपर वो हेमीस्फीयर है। लिक्विड है, उसके ऊपर हेमीस्फीयर है। तो कायदे से हमें पूछा ये गया है कि ये लिक्विड हेमीस्फीयर पर कितना फोर्स लगा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई लिक्विड हेमीस्फीयर पे जो भी फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स हेमीस्फीयर लिक्विड पर नीचे लगा रहा होगा। एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो कर रहे हैं। और हम इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम, और उसमें क्या कर रहे हैं कि इस लिक्विड की जो कर्व वाली साइड है, उस पर तो हमारा स्फीयर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, बट इस लिक्विड की जो बॉटम वाली फ्लैट साइड है, इस पर ऊपर की साइड प्रेशर इनटू एरिया वाली फोर्स लग रही है। और क्योंकि हम इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम इस लिक्विड का बन रहा है, तो इस लिक्विड का वेट भी दिखाएंगे और इन सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे।
लिक्विड स्फीयर पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा और यही स्फीयर लिक्विड पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। हम लोग जो फ्री बॉडी डायग्राम अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं वो लिक्विड का लेके चल रहे हैं। हमें स्फीयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो स्फीयर को भूल जाए। हमारे मन में क्वेश्चन ये है कि ये जो लिक्विड है इसकी फोर्स बैलेंसिंग कैसे होगी। तो ये F डाउनवर्ड प्लस वेट डाउनवर्ड, F प्लस W इक्वल्स टू P इंटू ए एंड देयरफॉर F इक्वल्स टू P इंटू ए माइनस W। यही चीज यहाँ पर लिखी है, फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस विच इज P इंटू ए, और उसमें से वेट माइनस कर दिया जो कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस के बीच में। बोलो भाई जल्दी से, टाइम हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, थ्योरी भी क्लियर है, उसका लॉजिक समझ में है कहाँ से बनता है ये कंसेप्ट। यूज ऑफ न्यूटन, हाँ न्यूटन थर्ड लॉ का यूज किया है यहाँ पर, इससे हम लोगों ने इस कंसेप्ट को ड्राइव किया है। नहीं तो इसके अलावा फिर एक ऑप्शन हमारे पास सिर्फ कैलकुलस का बचता है, बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस है अननेसेसरली। आगे के एग्जांपल्स में ये बहुत आसान लगता है। फाइनली अपने आंसर को एक बार लिख दें कि जो हमारा फाइनल आंसर बना वो क्या बना। तो फाइनल आंसर्स पे जब जाओगे तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि एक कंप्लीट स्फीयर था, वो कंप्लीट स्फीयर आधा एयर में था और आधा लिक्विड में था। तो हमने क्वेश्चंस जो पूछे थे वो ये पूछे थे कि ये जो एयर है ये कितना फोर्स लगाएगी। तो इसका आंसर आया था फोर्स बाय एयर, फोर्स बाय एयर इसका आंसर आया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि एयर में प्रेशर वेरिएशन होता नहीं है तो इसको प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करा पाई आर स्क्वायर। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ मच विल बी द फोर्स बाय लिक्विड। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा हो गई हमारी, फोर्स बाय लिक्विड निकालने में हमको ज्यादा मेहनत पड़ गई, बट फाइनल आंसर जो आया उसका वो ये लिखा हुआ है। तो ये फाइनल आंसर आया PATM इंटू पाई आर स्क्वायर, PATM प्लस पाई आर स्क्वायर। उसके अलावा रो जी पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो वो सिंप्लीफाई करके बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। अब अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स क्या बनेगा, द नेट फोर्स बाय लिक्विड एंड एयर बोथ, नेट फोर्स बाय द लिक्विड एंड एयर बोथ, इनका नेट निकालें सर, दोनों मिला करके कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो एयर नीचे फोर्स लगा रही है, लिक्विड ऊपर फोर्स लगा रही है, माइनस कर लेते हैं। लिक्विड की फोर्स में से एयर वाली फोर्स को माइनस कर दे क्योंकि ये अपोजिट है। लिक्विड वाली फोर्स में से एयर वाली फोर्स माइनस कर दें, और जब ये माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। और एक चीज नोटिस करना, ये जितने भी रो हैं वो सब लिक्विड वाले हैं, ये जो भी आप डेंसिटी यूज कर रहे हो वो लिक्विड की है। और 2/3 पाई आर क्यूब इस इज एक्चुअली द वॉल्यूम सबमर्ज इन द लिक्विड। और यही चीज आर्किमिडीज ने बताई थी। इसी नेट फोर्स को हम नाम देते हैं बॉयंसी, जिसका आर्किमिडीज ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था VDG लगा देना।
टू कैलकुलेट द buoyancy हम इतना झंझट नहीं पालेंगे। आर्किमिडीज थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमें इतनी सारी कैलकुलेशन से बचा देते हैं। अगर हम पहले ही आर्किमिडीज लगा लेते ना, अगर हमें आर्किमिडीज की थ्योरम पहले पता होती तो हम इतना लंबा चौड़ा काम करते भी नहीं, मतलब आगे से हम ये भी नहीं करेंगे, अब सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जाएंगे। बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल डायरेक्टली buoyancy के बारे में बोलता है कि इट इज द weight of liquid displaced by the object, weight of liquid displaced by this object। तो ये ऑब्जेक्ट लिक्विड में आधा है, हाफ इन द लिक्विड है, तो 2/3 pi r cube is the volume displaced into density weight of displaced liquid, statement given by the Archimedes। बट व्हाट इज buoyancy ये समझना है। आर्किमिडीज की स्टेटमेंट में तो buoyancy के बारे में बोला गया, बट buoyancy है क्या एक्चुअली? हम कौन से फोर्स को buoyancy बोलते हैं? क्या buoyancy वो फोर्स होती है जो लिक्विड लगाती है, या buoyancy वो फोर्स है जो एयर लगाती है, या buoyancy वो फोर्स है जो लिक्विड और एयर मिल करके लगाते हैं? तो डेरिवेशन में सामने पूरा एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, नेट फोर्स बाय द लिक्विड एंड एयर, इसको ही buoyancy बोलते हैं। मतलब कि जो आर्किमिडीज का स्टेटमेंट है buoyancy को ले करके कि buoyancy जो होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट buoyancy से हम जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, buoyancy का दूसरा मतलब निकालेंगे, तो buoyancy का दूसरा मतलब है आप एक रिजल्टेंट फोर्स पता लगाते हो लिक्विड और एयर दोनों का मिला करके। मतलब buoyancy इज नॉट द फोर्स बाय लिक्विड इटसेल्फ। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि buoyancy वो फोर्स होती है जो लिक्विड लगाती है। फोर्स बाय लिक्विड और buoyancy ये दो अलग बातें हैं। buoyancy में लिक्विड का भी फोर्स आता है और एयर का भी फोर्स आता है, और उन दोनों का रिजल्टेंट आता है। स्टेटमेंट आया समझ में, डिफरेंस buoyancy में और डिफरेंस इन द फोर्स बाय लिक्विड में। Yes, sir. Yes, sir. ये कंफ्यूजन आगे न रखना कि आर्किमिडीज स्टेटमेंट लिक्विड के फोर्स के लिए है, नहीं है। वो आर्किमिडीज का स्टेटमेंट buoyancy के लिए है। buoyancy क्या है इसको समझिए। buoyancy लिक्विड और एयर दोनों को मिला करके जो फोर्स बनती है वो है, और वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर है। आगे से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम इस मेथड को भी छोड़ देंगे और अब हम आर्किमिडीज के स्टेटमेंट का यूज करके आर्किमिडीज स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं कि किसी कर्व सरफेस पर लिक्विड कितना फोर्स लगाता हो। डायरेक्टली बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन तब आएगा जब मैं फिर बोल रहा हूँ, वरना अभी भी गलतियां होगी, 100% मिस्टेक होती है। मतलब टॉपर से टॉपर तक भी हमने देखा है कि buoyancy निकाल करके और buoyancy को ही फोर्स बाय लिक्विड बोल करके और न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। मतलब कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो अब आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। लाइक क्लोजिंग न्यूमेरिकल ले लो, इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। जस्ट से फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि ये स्फीयर, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये स्फीयर 1/3 इन लिक्विड, इट इज 1/3 इन द लिक्विड, और इसका रेडियस r है,
ये 1/3 इन द लिक्विड है, मतलब 2/3 एयर में है, 1/3 लिक्विड में। और पूछा जाए कि हाउ मच इज द फोर्स बाय लिक्विड, फोर्स बाय लिक्विड क्या होगा? तो पहले जो चीजें नहीं करनी है वो देखिए। फोर्स बाय लिक्विड, जो काम नहीं करना हमको, यू कैन नॉट राइट इट प्रेशर इनटू एरिया। ये इसलिए नहीं कर पाओगे बिकॉज प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म है। हम ये भी नहीं कर सकते कि प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया लगा दें, क्योंकि ये काम तब किया जाता है जब प्रेशर यूनिफॉर्म बनना हो, और यहाँ पर प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, या तो कैलकुलस का एक रास्ता है या फिर एक रास्ता आर्किमिडीज का है। आर्किमिडीज के हिसाब से ये लिक्विड इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, एफ लिक्विड, लेकिन ऊपर एयर भी फोर्स लगाएगी। तो अगर लिक्विड की फोर्स में से एयर की फोर्स को माइनस कर दें तो यही चीज बॉयंसी है। और आर्किमिडीज की स्टेटमेंट से ये होना चाहिए 1/3 अगर आप लिक्विड में हो तो टोटल वॉल्यूम का 1/3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, सिंपल बॉयंसी फॉर्मूला। हाँ, न्यूमेरिकल में एक और बात दी जाएगी कि जहां पर ये लिक्विड है ये एरिया कितना है। तो सपोज दिस एरिया इज कैपिटल ए, क्वेश्चन में दिया जाएगा इसके बारे में कि वहां पर कितना एरिया बन रहा है। तो हमें फोर्स बाय लिक्विड निकालना है। तो फोर्स बाय लिक्विड इक्वल्स टू V/3 रो जी एंड प्लस द फोर्स बाय एयर, और फोर्स बाय एयर, फोर्स बाय एयर ये निकाल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोजेक्टेड एरिया, विच इज सिंपली P एटमॉस्फेयर। और प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब यही होता है, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब कि ये जो कर्व सरफेस एयर में है, जितना पोर्शन उसका एयर में है वो, और जो पानी में है, एयर और पानी में जो सरफेसेस हैं उनके बीच में कितना एरिया बन रहा है, ये इसी कैपिटल ए को प्रोजेक्टेड एरिया बोलेंगे। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, नॉन कैलकुलस और बिना किसी झंझट के पता लगा सकते हैं कि ये लिक्विड इस पर कितनी फोर्स लगाएगी। यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब आसान है। आया एग्जांपल समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नोट कर लो, नोट कर लो।